Hello students, welcome to PW Nursing Wala. I am Dr. Aarti, your faculty for pediatric nursing. लास्ट टॉपिक हमने जो लेक्चर में पढ़ा था वो था न्यूनेटल हाइपरबिलिरुबिनीमिया, दैट इज न्यूनेटल जॉन्डिस, बच्चे में पीलिया, नए पैदा हुए बच्चे में पीलिया होना। तो पिछली बार हम पढ़ चुके थे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्या है, कॉजेस क्या क्या है फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के। आगे लेक्चर को बढ़ाते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आती है बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी। इसका मतलब क्या है? एनकेफेलोपैथी से आप समझ गए एनकेफ यानी ब्रेन से कुछ रिलेटेड, और बिलिरुबिन एनकेफ यानी बिलिरुबिन की वजह से कुछ ब्रेन में होना, उसे बोलते हैं बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी। इसी के लिए हमारे पास एक दूसरा टर्म है जिसे बोलते हैं कर्निक्टरस। तो दोनों टर्म्स आपको याद रखने हैं। दूसरा टर्म क्या है? कर्निक्टरस। ओके, तो आप दोनों टर्म याद रखेंगे, दोनों का मतलब सेम है। अब बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी हो रही है। हमने दो तरह के बिलिरुबिन पहले पढ़े थे, एक होता है अनकॉन्जुगेटेड और दूसरा होता है कॉन्जुगेटेड। पढ़ा था कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हीम से टूट के बनता है, लिवर में जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ आता है यूडीपी ग्लूकोरोनिल ट्रांसफरेज, जिसकी मदद से वो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में बन जाता है। तो कौन सा बिलिरुबिन है जो ब्रेन में जाके एनकेफेलोपैथी कर रहा है, इस पे क्वेश्चन आता है। तो हम ये याद रखेंगे कौन सा बिलिरुबिन है जो ब्रेन में जा रहा है। बिलिरुबिन दैट इज गोइंग इज अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड, तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। दोनों चीजों पे क्वेश्चन है। और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर लेता है। ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ये कहाँ पे जाता है? ब्रेन के कौन से हिस्से पे जाके, ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके कौन से हिस्से पे जाके ये जमा हो जाता है, उस चीज पे भी क्वेश्चन है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस किया इसने और ये कहाँ पे जाके जमा हो गया? बेसल गैंग्लिया। कहाँ पे जाके जमा हुआ है? बेसल गैंग्लिया। हर चीज पे क्वेश्चन आया हुआ है। जमा कहाँ हुआ है? बेसल गैंग्लिया। क्रॉस क्या किया है? ब्लड ब्रेन बैरियर। कौन से फॉर्म ने क्रॉस किया है? अनकॉन्जुगेटेड। अगला क्वेश्चन है क्यों अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है कि उसी ने क्रॉस किया है, कॉन्जुगेटेड ने क्यों नहीं क्रॉस किया? बिकॉज अनकॉन्जुगेटेड इज अ लिपिड सॉल्युबल फॉर्म। लिपिड सॉल्युबल फॉर्म है बिलिरुबिन की, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, लिपिड सॉल्युबल है, इसी कारण उसने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लिया है। आगे चलते हुए आगे नेक्स्ट हम देखेंगे कि ब्लड ब्रेन बैरियर जब क्रॉस कर लिया है बिलिरुबिन ने, तो प्रेजेंटेशन क्या है बच्चे की, सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो दो फेजेस में ये जो हमारी बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी है, ये दो फेजेस में प्रेजेंट करती है। एक तो इसका हो गया एक्यूट फेज और एक हो गया क्रॉनिक फेज। तो जो एक्यूट फेज है वो न्यूबॉर्न्स में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमें एक्यूट से समझ में ही आ रहा है, न्यूबॉर्न्स जो तुरंत हो रहा है बच्चों में, पैदा हुए हुए बच्चों में। और जो इसका क्रॉनिक फेज है, इसका क्रॉनिक फेज देखने को मिलता है हमें बड़े बच्चों में, ओल्डर चिल्ड्रन। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि बच्चे को कर्निक्टरस हुआ है, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं। तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स देखेंगे। जो एक्यूट फेज है वो दो फेजेस में प्रेजेंट होता है। एक होता है अर्ली फेज, जब शुरुआती बिलिरुबिन ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके जमना शुरू होता है, और एक होता है लेट। तो शुरू का फेज यानी शुरू के 0 से 3 दिन वाला फेज, जब जमना शुरू हुआ है, 0 to 3 days, उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? बच्चा लेथार्जिक हो रहा है, बच्चे की टोन डिक्रीज हो गई है, रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं। तो इसमें भी एक्यूट फेज में हमारे पास दो चीजें आ गई। फर्स्ट आ गया अर्ली फेज यानी 0 to 3 days, और एक आ गया लेट में मोर देन 3 days। तो दोनों में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? अर्ली वाले में हमें देखने को मिलेगा लेथार्जी, बच्चा सुस्त पड़ा है, दूध कम पी रहा है। दूसरा हमें देखने को मिलेगा एब्सेंट मोरोज रिफ्लेक्स। मोरोज रिफ्लेक्स नहीं आएगा बच्चे में, जब हम करके देखेंगे तो मोरोज रिफ्लेक्स नहीं आएगा। और हाइपोटोनिया, बच्चा ढीला ढाला पड़ा हुआ है, हाइपोटोनिया। जब एक बारी बच्चे के अर्ली फेज के बाद लेट फेज आता है, जमा हो गया है पूरी तरह से जाकर बिलिरुबिन बेसल गैंग्लिया के अंदर, तो क्या होता है? तो बच्चे की टोन इंक्रीज हो जाती है।
तो ये डिफरेंस याद रखेंगे तो बच्चे की टोन इंक्रीज हो जाती है, तो हमें देखने को क्या मिलता है, हाइपरटोनिया। वहीं पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है ओपिस्थोटोनस। ओपिस्थोटोनस का मतलब क्या है कि जो बच्चा है उसकी पीठ एकदम ऐसे तीर कमान की तरह उठ जाती है, पूरा बच्चा ऐसे टाइट हो जाता है। ओपिस्थोटोनस, बच्चे की पीठ पूरी, ये बच्चा है, बच्चे की पूरी पीठ ऐसे उठ जाती है, पेट से लेकर बच्चा ऐसे उठा लेता है पीठ को। सो दिस इज नोन एज ओपिस्थोटोनस। तो ये एक साइन है लेट कर्निक्ट्रिस का, लेट नियोनेटल जॉन्डिस, नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी का। तो क्या बोलेंगे इसे, ओपिस्थोटोनस। आर्चिंग ऑफ द बैक, क्या है, आर्चिंग ऑफ द बैक। चलो फिर आगे बढ़ते हुए और क्या देखने को मिलता है। अब हम आ गए क्रॉनिक फेज पे, तो इसका एक इंपॉर्टेंट निमोनिक है कि लेट फेज में जब बच्चे को बचपन में हुई थी बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी, तो बच्चे को, बड़े बच्चे में क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये हुआ था बेसल गैंग्लिया में, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सेरेब्रम, यू नो आवर ब्रेन सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, बेसल गैंग्लिया है, तो सेरेब्रम में कहीं होता तो पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलते। पिरामिडल सिम्टम्स मतलब मोटर सिम्टम्स होते, सेंसरी सिम्टम्स होते, है ना। बट क्योंकि ये बेसल गैंग्लिया में है तो हमें मूवमेंट डिसऑर्डर्स मिलेंगे, बच्चा डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रकार की हरकतें कर सकता है हाथ पैर से, तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले SNHL, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ठीक है, सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ये हो गया पहला, ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है एथिटोसिस। एथिटोसिस यानी एक्स्ट्रा पिरामिडल, एक तरह की मूवमेंट है, मल्टीपल मूवमेंट ऐसे ऐसे बच्चा करता रहता है, तो देखने को मिल सकता है एथिटोसिस। नेक्स्ट है दांतों में दिक्कत, डेंटल डिस्प्लेजिया, यानी जो बच्चे के दांतों के ऊपर कवरिंग होती है ना एनामल की, वो धीरे धीरे हटती रहती है ना, एनामल डिस्प्लेजिया हो जाता है। जिस बच्चे को बचपन में हुआ होता है बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी, तो ओल्डर एज में क्रोनिसिटी में जब वो चला जाता है तो उसे देखने को मिलता है हमें सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एथिटोसिस, डेंटल डिस्प्लेजिया, अपवर्ड गेज पैलेसी। अपवर्ड गेज पैलेसी से क्या समझते हैं कि बच्चा जब ऊपर की तरफ देखेगा आंखों से, जब बच्चा ऊपर ऐसे नहीं देख पाएगा, तो अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड गेज की पैल्सी। और M से हमारा है मेंटल रिटार्डेशन, तो हमारा क्या बन गया, सैडम। तो सैडम में हमारे क्या क्या आ गए, सेंसुरल हियरिंग लॉस, एथिटोसिस, डेंटल डिस्प्लेजिया, अपवर्ड गेज पैल्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो ये है इंपॉर्टेंट हमारी बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी को लेके सिम्टम, साइंस और सारी चीजें। आगे बढ़ते हुए अब हमने बात कर ली पूरा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट क्या है। हाइपर बिलिरुबिनीमिया हो गया बच्चे को, हमें दिख गया कि ये बच्चा तेज जॉन्डिस में आया है, तो अब हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। तो मैनेज करने के लिए हमारे पास दो तरह की चीजें होती हैं। पहली होती है ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं फोटोथेरेपी। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो मैनेजमेंट के लिए है उसे बोलते हैं फोटोथेरेपी। और जो दूसरी ट्रीटमेंट है उसे बोलते हैं डबल एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, DVET, डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। अब बहुत सिंपल तरीके से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट के क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। तो फोटोथेरेपी पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो फोटोथेरेपी, अभी आपको मैं मशीन दिखाती हूँ कैसी दिखती है। तो दिस इज आवर फोटोथेरेपी यूनिट। ऊपर से ये जो मशीन है ये फोटोथेरेपी यूनिट है, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं। सबसे पहले ये जो बल्ब लगे हुए हैं, दीज आर LED बल्ब। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन आता है। तो दीज आर LED बल्ब, ठीक है।
उसके बाद इनका वेवलेंथ कितना है, ये इस पे न्यूमरस टाइम्स पूछा गया है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 460 टू 490 नैनोमीटर वेवलेंथ कितना है, 460 टू 490 नैनोमीटर है इसका वेवलेंथ, जिस पे क्वेश्चन आया हुआ है। अब बच्चे के बीच में और फोटोथेरेपी के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, चलिए बताइए, लिखिए आप कितना डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन फोटोथेरेपी यूनिट एंड बेबी, एक्सक्यूज मी, फोटोथेरेपी यूनिट और बेबी के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 30 टू 45 सेंटीमीटर का। आप देख सकते हैं फोटोथेरेपी यूनिट और बेबी के बीच में डिस्टेंस है 30 टू 45 सेंटीमीटर का। आगे इसे कहानी को बढ़ाते हुए बात हो गई 460 टू 490 नैनोमीटर वेवलेंथ है, एलईडी बल्ब्स यूज हो रहे हैं, डिस्टेंस है 30 टू 45 सेंटीमीटर, इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब भी हम बच्चे को फोटोथेरेपी यूनिट में रखेंगे नेकेड रखते हैं बट वी कवर आईज एंड जेनिटेलिया। आईज क्यों कवर करते हैं, आईज हम कवर करते हैं टू प्रिवेंट रेटिनल डैमेज। आईज क्यों कवर करते हैं, प्रिवेंट रेटिनल डैमेज। इस पे भी क्वेश्चन है, जो एक एक शब्द बोल रही हूँ सब पे क्वेश्चन है, रेटिनल डैमेज प्रिवेंट करने के लिए। एंड जेनाइटल्स क्यों कवर करते हैं, जेनाइटल्स कवर करते हैं डैमेज टू टेस्टिस, प्रिवेंट डैमेज टू टेस्टिस। तो ये बात हो गई कि हमने फोटोथेरेपी दे दी। अगर हमने बच्चे का देखा कि बच्चा जॉन्डिस है, उसका हमने सीरम बिल कराया, हमारे पास चार्ट्स होते हैं, है ना, बिलिरुबिन नोमोग्राम्स होते हैं, उस पे देखा, उस पे बच्चे का फॉल हो रहा है फोटोथेरेपी रेंज पे, फोटोथेरेपी यूनिट में दे दिया हमने बच्चे को, कैसे कैसे होता है, क्या क्या कवर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस फोटोथेरेपी यूनिट? यस, सो वील रीड अबाउट सम ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट्स ऑफ फोटोथेरेपी, जिस पे अगेन वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट साइड इफेक्ट हमने पढ़ लिया है, अगर हम आईज और जेनाइटल्स कवर नहीं करेंगे तो बच्चे को क्या क्या हो सकता है। तो फर्स्ट इज डैमेज टू रेटिना, नेक्स्ट इज डैमेज टू टेस्टिस, ठीक है, अगर हमने कवर नहीं किया। उसके बाद क्या हो सकता है, बच्चा क्योंकि ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, ऑफ कोर्स इट इज अ लाइट, तो ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, तो बच्चे को हीटिंग, ओवर हीटिंग हो सकती है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, बच्चे को क्या हो सकता है, हाइपरथर्मिया। और क्या हो सकता है, बच्चे को लूज टूल्स हो सकते हैं, क्या हो सकता है, लूज टूल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे को कई बारी, रेयरली बट हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, नॉट वेरी कॉमन बट कुछ बच्चों में हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। लास्टली क्या हो सकता है, फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हो सकती है उसे बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ये टर्म याद रखनी है। ये क्यों होता है, जनरली जो फोटोथेरेपी, अभी हम पढ़ेंगे कि वर्किंग ऑफ फोटोथेरेपी क्या होती है। फोटोथेरेपी जनरली तभी काम करती है जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भरा हुआ होता है। तो अगर हम ऐसे बच्चों को फोटोथेरेपी दे देते हैं जिनमें रिक्वायर्ड नहीं है, यानी कॉन्जुगेटेड हाइपरबिल में दे देते हैं, या फिर इंट्राहेपेटिक, एक्स्ट्राहेपेटिक हमने कॉजेज पढ़े थे ऑब्स्ट्रक्शन के, उन केसेस में दे देते हैं, तो ऐसे बेबीज में जिनमें फोटोथेरेपी रिक्वायर्ड नहीं है उनमें दे देते हैं, तो बच्चे की पूरी स्किन ब्रॉन्ज कलर की हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। तो इसे हम याद रखेंगे टर्म को, क्योंकि ये आईवी है। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम इज अ साइड इफेक्ट ऑफ फोटोथेरेपी। आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ लिया फोटोथेरेपी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे देते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, बट फोटोथेरेपी वर्क कैसे करती है। तो इसमें जो फोटोथेरेपी है 3 मैकेनिज्म से काम करती है। तो क्या है वो 3 मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोथेरेपी, इस पे अगेन क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। 3 मैकेनिज्म्स हैं फोटोथेरेपी के। सबसे पहले तो हमने जान लिया कि ये
It works when unconjugated bilirubin is increased. Unconjugated bilirubin जब बढ़ा होता है तभी ये वर्क करती है. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 3 मैकेनिज्म्स हैं. 3 मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला मैकेनिज्म है फोटो आइसोमराइजेशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है फोटो ऑक्सीडेशन. और लास्ट मैकेनिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन. नेक्स्ट मैकेनिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन. तो अब आपका क्वेश्चन क्या था कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट कौन सा मैकेनिज्म प्ले करता है? जब बच्चे को हम फोटोथेरेपी लगाते हैं तो कौन सा मैकेनिज्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन. और स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन में होता क्या है? हमें पता है कि दिस इज वाटर इन सॉल्युबल फॉर्म. पानी में ये नहीं घुलता है, लिपिड सॉल्युबल है, तो वाटर इन सॉल्युबल फॉर्म है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर देती है ल्यूमिरुबिन में. किस में कन्वर्ट कर देती है? ल्यूमिरुबिन पे. एक एक लाइन पे, हर लाइन जो बोल रही हूँ सब पे क्वेश्चन है. ल्यूमिरुबिन में कन्वर्ट कर देती है. तो दिस इज अ वाटर सॉल्युबल फॉर्म. तो ये इनसॉल्युबल फॉर्म को वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, जिसके कारण वो किडनी से एक्सक्रीट हो जाता है. तो इतनी हमें पूरी बात समझ में आ गई. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म. इस पे क्वेश्चन है. ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमराइजेशन. ओके. आगे बढ़ते हुए फोटोथेरेपी हमने इधर तक की. फोटोथेरेपी की सारी चीजें पढ़ ली. नेक्स्ट हमने पढ़ा था डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन. तो डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन डीवीईटी जब बच्चे को, या तो हमारे पास जैसे फोटोथेरेपी देने के लिए चार्ट्स होते हैं, ऐसे हमारे पास चार्ट्स होते हैं एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के. तो बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी हुई है अगर बच्चे को, या फिर बच्चे का रेंज हो रहा है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में, तो हम करते हैं डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन. बस इतना ही याद रखना है. तो इसके इंडिकेशंस क्या क्या हैं? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अगर बच्चे को बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी हो रही है तो आप क्या करेंगे? तो अगर बच्चे को बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी हो रही है तो हम डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे. उसमें एक ऑप्शन होगा फोटोथेरेपी, नहीं, हम डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन करेंगे. नेक्स्ट इंडिकेशन क्या है? कि अगर सीरम बिल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो चार्ट्स में देख के इफ इट इज इन द रेंज ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन तो हम करेंगे डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन. अब हम इसे डबल वॉल्यूम क्यों बोलते हैं? तो डबल वॉल्यूम इसलिए बोलते हैं, जो बच्चा होता है, जो बेबी होता है, न्यूबॉर्न होता है, उसमें एक्चुअल ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है? टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी होती है? बताओ, लिखो नीचे आंसर्स में, राइट इन द ऑप्शंस की. एक न्यूबॉर्न है, उसमें कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? 80 to 90 ml per kg. 80 to 90 ml per kg. So the blood volume in a newborn is 80 to 90 ml per kg. तो हम डबल वॉल्यूम क्यों बोलते हैं? क्योंकि डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में हम इसका डबल वॉल्यूम यूज करते हैं. वी यूज 160 to 180 ml per kg. ठीक है. एक तरफ से ब्लड निकालते हैं, फिर उस ब्लड को दूसरी तरफ से इंजेक्ट करते हैं, फ्रेश ब्लड को. तो इसे हम एक्सचेंज करते हैं बिलिरुबिन वॉश आउट करने के लिए. तो कोई भी प्रोसीजर जो हमने पढ़े हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट्स, वो इसमें हो सकते हैं. मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया. तो ये जनरल जो भी हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साइड इफेक्ट्स हैं वो इसमें हो सकते हैं. ठीक है. अब इसमें ब्लड कौन सा यूज करते हैं? क्रॉस मैच विद द बेबी ब्लड. RH पॉजिटिव है तो बच्चे का RH पॉजिटिव और क्रॉस मैच विद द बेबीज ब्लड. पर अगर बच्चा RH नेगेटिव है तो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूज करेंगे. ठीक है. तो ये बात हो गई एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की. इतने ही क्वेश्चंस इस पे आए हुए हैं. आगे डिस्कस करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 3 days after the birth न्यूबॉर्न appears slightly jaundice. Nurse needs to understand this is due to.
बर्थ के 3 दिन बाद बच्चा हल्का सा जॉन्डिस है, यानी दिस इज अ फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। तो हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्यों होता है, एक तो लिवर इमेच्योर है विच इज ट्रू, ठीक है, लिवर इमेच्योरिटी की वजह से करेक्ट। आरबीसी लाइफ स्पैन प्रोलॉन्ग्ड होता है इसलिए होता है, नो हमने कॉज पढ़ा था कि बच्चों में शॉर्ट लाइफ स्पैन हो जाता है, 60 to 90 डेज का हो जाता है, जो एक्चुअल 120 डेज का होता है। न्यूबॉर्न्स में वो आरबीसी की जो उम्र होती है वो छोटी हो जाती है, जिसके कारण वो जल्दी टूटते हैं। सो दिस इज आवर ऑप्शन, बिकॉज ये प्रोलॉन्ग लाइफ स्पैन की वजह से नहीं, शॉर्ट लाइफ स्पैन की वजह से होता है। मेटर्नल एंटीबॉडी रिएक्शन, ये हमने पढ़ा था, ABO and RH इनकम्पैटिबिलिटी, हाई हीमोग्लोबिन विद लो हिमेटोक्रिट वैल्यू, ये भी हमने पढ़ा था। जैसे जब हम डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग करते हैं तो बच्चों में ज़्यादा ब्लड चला जाता है, ज़्यादा ब्लड है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन है, तो ज़्यादा टूटने के चांसेस हैं और ज़्यादा जॉन्डिस होने के चांसेस हैं। तो आंसर इज बी इन दिस स्लाइड। गोइंग ऑन टू नेक्स्ट, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस क्राइटेरिया आर ऑल एक्सेप्ट, कि पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि वो पहले 24 घंटे में हो जाता है, हो भी पहले 24 घंटे में भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। सेकेंड, 14 दिन से ज्यादा लंबा परसिस्ट कर रहा है, ठीक है, 2 वीक से ज्यादा परसिस्ट कर रहा है। थर्ड हमने पढ़ा था इसमें डार्क कलर्ड, हाई कलर्ड यूरिन मिलेगी और क्ले कलर्ड स्टूल मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं 24 आवर्स बट विद इन 72 आवर्स, ऐसा नहीं है। परसिस्ट मोर देन 14 डेज, करेक्ट, ये हमने पढ़ा था। 2 वीक से ज्यादा परसिस्ट करता है तो उसे हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। क्ले कलर्ड स्टूल, करेक्ट। अब ग्रेटर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये क्राइटेरिया हमने नहीं पढ़ा था, बट द क्राइटेरिया इज कि जब भी हम टोटल बिलिरुबिन कराते हैं वो 2 पार्ट्स में हमें देते हैं, अनकॉन्जुगेटेड एंड कॉन्जुगेटेड। तो किसी भी समय अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा है तो वो नेचुरली पैथोलॉजिकल हो जाएगा, या मोर देन 20% ऑफ टोटल, मोर देन 20% ऑफ टोटल बिलिरुबिन है तो भी वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा। पर क्या विद इन 72 आवर्स होना जरूरी है? नहीं, बाद में भी हो सकता है, थर्ड डे पे भी प्रेजेंट कर सकता है, तो विद इन 24 आवर्स हो भी सकता है, लेटर ऑन भी हो सकता है। सो दिस इज आवर आंसर। परसिस्ट देर तक करता है बट हो सकता है विद इन 24 आवर्स, बाद में 24 आवर्स के, और थोड़ा लेट प्रेजेंट कर सकता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि 24 आवर्स के अंदर ही अंदर होना चाहिए या 72 आवर्स के अंदर अंदर होना चाहिए। सो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कर्निक्ट्रिस विच में अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जॉन्डिस इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ कर्निक्ट्रिस, सुनते ही कान खड़े होने चाहिए। बिलिरुबिन एनकेफेलोपैथी ब्रेन की कंडीशन है, बेसल गैंग्लिया की है, वेरी इजी क्वेश्चन, वी डिस्कस दिस। करेक्ट रिगार्डिंग फोटोथेरेपी यूनिट, फोटोथेरेपी यूनिट की वेवलेंथ ये है क्या? नो, क्या है? यस, 460 to 490 नैनोमीटर, ठीक है, ये याद रखेंगे। 30 to 45 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड बेबी, यस, अभी अभी पढ़ा है हमने। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। अभी इन्होंने बोला बिली ब्लैंकेट क्या है? बिली ब्लैंकेट, जैसे मैंने आपको एक फोटोथेरेपी यूनिट लगाया था, ऊपर से लगता है, ऐसे आजकल एक ब्लैंकेट आता है जिसके अंदर ऑलरेडी LED लाइट्स होती हैं, उस पर बच्चे को लिटा सकते हैं, ठीक है, तो अनकंफर्टेबल ज्यादा होता है बच्चों के लिए। या फिर जब हमें डबल सरफेस देनी है तो ऊपर से ये लगा सकते हैं और नीचे से बिली ब्लैंकेट लगा सकते हैं। तो बिली ब्लैंकेट इज यूज्ड इन डबल सरफेस फोटोथेरेपी इज ट्रू, बट इट इज ऑल्सो यूज विदाउट डबल सरफेस ऑल्सो, नॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मल फोटोथेरेपी नहीं लगा रहे तो ओनली बिली ब्लैंकेट भी यूज कर सकते हैं। तो बिली ब्लैंकेट सिंगल सरफेस के लिए भी यूज हो सकता है, डबल सरफेस के लिए भी यूज हो सकता है। तो आंसर इज 30 to 45 सेंटीमीटर। ऑल अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ फोटोथेरेपी एक्सेप्ट, अब हमने पढ़ा था पासिंग ग्रीन लूज टूल्स, ट्रू, ये हो सकता है। हाइपरथर्मिया हो सकता है, ब्रॉन्ज कलर बेबी हो सकता है, बट हमने हाइपर कैल्सीमिया नहीं पढ़ा था, हमने कॉम्प्लिकेशन पढ़ा था हाइपोकैल्सीमिया विच वॉज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन। बट देखो क्वेश्चन आ गया, मैंने क्या कहा था, हाइपोकैल्सीमिया इज अ रेयर कॉम्प्लिकेशन बट देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। तो याद रखेंगे सिंपल चीजें आज ज्यादा नहीं पढ़ा, इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा और सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।
इसमें एक बात आगे और याद रखते हुए, हमने ये नहीं पढ़ा कि जो आगे हमने कॉजेज देख लिए, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वो धीरे धीरे खुद खत्म हो जाता है। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में जो हमारा अनकॉन्जुगेटेड वाला था उसके लिए हमने फोटोथेरेपी पढ़ ली, डबल एक्सचेंज पढ़ लिया। बट कुछ कॉजेज हैं जैसे ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हमने पढ़ा था, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उस पर भी क्वेश्चंस थे। तो उसकी ट्रीटमेंट में हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टॉप नहीं करनी है। एक ऑप्शन होगा स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, सो वी शुड नॉट स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, वी शुड कंटिन्यू प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग। एंड अगर रेंज हो रही है फोटोथेरेपी में रखने वाली बच्चे को तो फोटोथेरेपी में रख सकते हैं, वरना वी हैव टू ऑब्जर्व द बेबी एंड ग्रेजुअली इट वुड वीन ऑफ। दोनों केसेस में कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग बंद नहीं करनी है। फिर आगे हमने कुछ सर्जिकल कॉजेज पढ़े थे, जो हमने ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के लिए पढ़े थे, जिसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज हो जाता है, तो उसमें वील डू द सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। सो दिस इज द सिंपल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर neonatal jaundice. Thank you so much. See you in the next class. Bye.